हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो है 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें 12, 15 और 21 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 12, 15 और 21। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो पहले जो 12 है उसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसका एलसीएम में सेट कर दोगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 15, तो इसको 3 गुना 5 21 है, तो 3 सते 21। क्लियर? इसको चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 2 का पावर 2 गुना 3, चूंकि 2 2 बार है लिख सकते हो। अब यहां से जो है एचसीएफ इसका लिखना है, तो एचसीएफ क्या होगा? जो तीनों में जो है कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, और हाईएस्ट में वही होना चाहिए, तो सब में 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो ये एचसीएफ आपका हो गया। बहुत सिंपल बता रहा है। अब एलसीएम निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या प्रोसेस होता है कि अगर जैसे यहाँ पर 2 के पावर यहाँ 2 है, ठीक है, तो इसमें हम पहले देख रहे हैं नहीं हो रहा है कॉमन, लेकिन फिर भी यहाँ इसमें 2 का पावर 2 है, तो ये 2 का पावर 2 भी लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 सब में है, तो पहले देखेंगे अगर इसमें अगर रहता, अगर जिसमें ज्यादा रहता है उसको लिखते हैं, लेकिन सब में सेम ही है तो ये 3 लिख देंगे। फिर देखो यहाँ पर 5, तो 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना, तो उस 5 को भी लिखेंगे। और उसमें 7 है, तो 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन 7 को भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है कि कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है हम लोग को, तो अब यहाँ पर जो है सबको गुना कर देंगे। जैसे 2 दूनी 4 3 12 25 60, 60 7 420, तो ये एलसीएम हो गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से एक और देख लीजिए, फास्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे 17, 23 और 29 दिया है, तो 17 है, तो 17 को तुम लिख सकते हो 17 गुना 1। 23 दिया है, तो 23 गुना 1। 29 दिया है, तो 29 गुना 1। तो अब इसका एचसीएफ करोगे तो सब में 1 कॉमन है, तो 1 हो गया तुम्हारा। एलसीएम करोगे तो जैसे मान लीजिए कॉमन है तो वो लिखेंगे ही, लेकिन जो नहीं होगा उसको भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 17 है, किसी में नहीं है तो वो भी लिखेंगे। 23 किसी में नहीं है तो उसको भी लिखेंगे। 29 किसी में नहीं है लेकिन इसमें है, 29 इसमें है, एक में है कम से कम, तो उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर से और रिपीट कर दे रहे हैं। 17 कम से कम इसमें है और में नहीं है तो उसको भी लिखेंगे। ठीक उसी तरह से इसको, ठीक उसी तरह से इसको। अब सबको गुना कर देंगे, तो 17, 23 और 29 को जब गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से थर्ड नंबर को देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 8, 9 और 25। तो 8, तो 8 को तो तुम लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 का पावर 3। उसके बाद 9 है, तो 3 गुना 3, मतलब 3 का पावर 2। उसके बाद 25 है, तो 5 गुना 5, तो 5 का पावर 2। तो अगर एचसीएफ करोगे तो कहने का इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है ना जी सब में, समझने के लिए, तो इसलिए एचसीएफ इसका 1 हो गया कॉमन। एलसीएम अगर देखोगे तो ये 2 का पावर 3 भी नोट होगा, 3 का पावर 2 भी, 5 का पावर 2 भी, तो 2 का पावर 3 8, 3 3 9, 5 में 5 25। अब इस सबको गुना कर दो, तो गुना करने के बाद तुमको कितना रिजल्ट आ रहा है? 1800। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, देखो यहाँ पर एचसीएफ जो है 306, 657 का 9 दिया हुआ है, और एलसीएम 306, 657 का ज्ञात करना है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि 2 नंबर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझ लो कि ए जो है वो 306 है और बी जो है वो 657 है। ठीक है, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? में दोनों का गुणनफल और बटा एचसीएफ। तो अगर हमको, अगर यहाँ पर एचसीएफ का जो वैल्यू है वो तुमको 9 दे दिया है और एलसीएम जो है वो हमको मालूम नहीं है,
तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुना बी और बटा उसका एचसीएफ। तो 306 गुना 657 और उसका एचसीएफ कितना है, तो 9 से इसको कटा दो, तो 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27 73। 306 में 73 से गुना कर दो, तो 306 में 73 से जब गुना करोगे तो तुमको आएगा 22,338। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कर रहा है हमसे, कह रहा है सर कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए सबसे पहला बात यहाँ समझिए ध्यान से, मान लेते हैं कि हम a बराबर मान लिया जाए कि 6 का पावर n है, तो 6 का पावर जो n है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 2 तिहाई 6 पावर n, तो 2 का पावर n गुना 3 का पावर n। अब देखिए हम लोग को पहले से ही मालूम होना चाहिए कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। कहने का मतलब यहाँ पर है, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पर अगर 5 रहता है तो 2 पचे 10 हो जाता है, 3 है तो इससे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 आ चुका है, अगर यहाँ 5 अगर आ जाता तो 2 पचे 10, तब वहां पर वो 0 आ सकता था। तो अभी इसमें जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कंफर्म है कि वो जो है 0 पर यहाँ पर जो है समाप्त होने का चांस जो है नहीं है, क्योंकि इसमें 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो इसको लैंग्वेज में हम लोग लिख देंगे, जैसे चूंकि इसका आंसर देना है आपको कि हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, ठीक है। तो 2 तो यहां पर है लेकिन 5 इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां a बराबर 2 का पावर n गुना 3 का पावर n है, तो यह जो गुणनखंडन है अद्वितीय है, एकदम अलग है, ठीक है, यूनिक एकदम, इसमें कहीं 5 नहीं है। तो इसीलिए 5 जो है a का मतलब इसका 6 का पावर n का गुणनखंड नहीं हो सकता है, गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः a बराबर जो 6 का पावर n है का अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता है, यानी अंतिम अंक जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। बात समझ गए भैया, ठीक है।